नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 17 महीने के बाद उन्हें जमानत मिली और देर शाम सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो सिसोदिया का एक रोड शो चल रहा है। वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और कल वो सुबह 9 बजे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाएंगे। ये ताज़ा अपडेट है। 17 महीने के बाद कोर्ट से जमानत मिली है सिसोदिया को। दिल्ली की जो आबकारी नीति के मामले में जो कथित घोटाला है उस मामले में इनको जमानत मिली है। 17 महीने से सिसोदिया जेल में थे और प्राइम एक्यूज इन्हें ही माना गया है। उसी मामले में संजय सिंह जेल में रहे, उनकी जमानत हो गई। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो भी जेल में बंद हैं। उन्हें पिछले दिनों ईडी के मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई ने जमानत मिलने से 2 दिन पहले ही एक और नया मामला खोल दिया जिसमें अभी भी वो जेल में हैं। अब ये केजरीवाल के घर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अपने घर जाने से पहले वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर जाएंगे। हालांकि केजरीवाल तो ऑलरेडी पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इस वक्त राजनीतिक गतिविधियों में और पार्टी की गतिविधियों में हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां अरविंद केजरीवाल का जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास, वहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पूर्व मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं। संजय सिंह भी रिहा होने के बाद सीधे केजरीवाल के घर गए थे और उनकी पत्नी के पैर छुए थे। मनीष सिसोदिया भी सीधे केजरीवाल, जो पार्टी के सुप्रीमो भी हैं और इन सबके साथी भी हैं। मनीष सिसोदिया पूर्व पत्रकार हैं और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। अच्छा खासा काम किया है दिल्ली के स्कूलों को, अस्पतालों को आगे ले जाने में। तो मनीष सिसोदिया आज 17 महीने के बाद खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया का पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा और जमानत के लिए 10-10 लाख के बांड भी भरवाए। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया और फिर 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें एक तरीके से अपने मुकदमों में एंडोर्स किया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया के जमानत पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सेफ गेम खेल रहे थे। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की। राउज एवेन्यू कोर्ट और जो हाई कोर्ट है दिल्ली का, उसके लिए सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी। मैं आपको एक बार फिर इसको बता देता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये मामला है ये अपने आप में बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि सजा के तौर पर जमानत, सजा आप मान सकते हैं लेकिन जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब समय आ गया है, अदालतें इस बात को समझने की कोशिश करें। ये एक नियम है और जेल एक अपवाद है। जमानत देना नियम है, दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जांच एजेंसियां जिन आरोपों के आधार पर शिकंजा कसने की बात कहती थी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी साबित करने पर तुली थी, क्या वो ऐसे साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जिसकी वजह से जमानत को सुप्रीम कोर्ट रोक सकता या उस पर रोक लगाता? आखिरकार क्यों ट्रायल शुरू होने तक जमानत पर रोक लगाने की पैरवी की जाती रही, जिसे लेकर सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले के मामले को ज्यादा तूल दिया गया और इसमें एजेंसियों की भूमिका पर भी विपक्ष लगातार और खासतौर पर आम आदमी पार्टी सवाल उठाता रहा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ठीक चुनाव से पहले, वो जेल में हैं अभी भी। बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत लंबे समय से ट्रायल ही नहीं शुरू हो पाया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अब अनंत काल तक ट्रायल का इंतजार नहीं कर सकते, हम जमानत दीजिए। और जो निचली अदालतें हैं उन्होंने जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक्ट पर भी
उंगली उठाई है, उन्हें रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन दिया है, ऐसे करके आईना भी दिखाया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है आज मंथन में कि क्या शराब घोटाला दिल्ली का कोई पॉलिटिकल टूल तो नहीं? मनीष सिसोदिया के जेल से अब इस वक्त निकल चुके हैं, रिहा भी हो गए हैं, तिहाड़ जेल से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इस वक्त वो दिल्ली के पूर्व मौजूदा मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें अभी हमारे सहयोगी ने दिखाई और वो तस्वीरें अभी आपको आगे भी देखने को मिलेंगी कि अरविंद केजरीवाल के घर, ये सीधी तस्वीरें एक बार दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये आवास है। यहाँ मनीष सिसोदिया पहुँचने वाले हैं, हलचल है, कार्यकर्ता हैं, मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं। वो किस तरह मिलते हैं, क्या करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन 530 दिन बाद उन्हें आज़ादी मिली है और तमाम जो ईडी की दलीलें थीं उनको सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज किया है, बल्कि मजम्मत की है ईडी की भी, और नीचे की जो अदालतें हैं उनकी भी मजम्मत की है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बड़ा ये फैसला है और इससे अब एक संभावना और बढ़ गई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी जल्दी क्या बाहर आएंगे, इसकी संभावना बढ़ गई है। मनीष सिसोदिया ने भी इस बात को कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस बात को कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद प्रतिक्रियाएं आई हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं, उन्हें सुनिए। व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश से मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की।
माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके यह साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी हमलावर है, लेकिन जेल से छूटने के बाद मनीष सिसोदिया ने कैसे हुंकार भरी, क्या कह रहे हैं वो बहुत सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। सरकार झूठ की जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूँ, और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी हूँ। इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। इस संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक एक बच्चे के लिए शिक्षा पे काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे, बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तारा शाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया ने हुंकार भर दी, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। संविधान की वो दलील दे रहे, संविधान की वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने, आम आदमी पार्टी ने संविधान बचाने के लिए क्या कुछ किया, और संविधान के लिए वो कह रहे हैं कि सब कुछ कुर्बान है। मुझे लगता है कि ग्रह नक्षत्र विपक्ष के बदल रहे हैं, कुंडली में कुछ परिवर्तन आया है। ये क्या परिवर्तन है? राजनीतिक कुंडली कुछ बदल रही है, ज्योतिषी क्या गणना करते हैं विपक्ष की, आम आदमी पार्टी की, वो पता नहीं, लेकिन मुझे ये सब घटनाक्रम देखकर ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की राजनीतिक कुंडली में जो राहु, केतु और शनि था, उसका प्रभाव कुछ कम हो रहा है। और मनीष सिसोदिया को तो ऐसा लग रहा था कि 7.5 ही लगा हुआ है, लेकिन उसका भी प्रभाव अब कुछ कम होता दिख रहा है। मुझे लगता है कोई हवन पूजन यज्ञ उन्होंने कराया होगा, या इस देश की जनता ने इस चुनाव में ऐसा हवन पूजन, आहुतियाँ ऐसी डाल दी हैं, उसकी वजह से ये एजेंसियाँ, सत्ता पक्ष, विपक्ष को देखने का नज़रिया बदल चुका है। बहुत सारे सवाल हैं। मेहमानों का हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, तमाम
राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में उच्च और सर्वोच्च पदों पर रहे अजय शुक्ला जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत अजय जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बीडी नकवी साहब जज रहे हैं, लंबे समय तक इस तरीके के तमाम फैसलों को देखा है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जज साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। नकवी साहब, तनुज दीक्षित जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। तनुज जी स्वागत, धन्यवाद, आभार। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। अनीस अंसारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अनीस जी स्वागत, धन्यवाद, आभार। और राकेश कुमार जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुरुआत मुझे लगता है कि अजय शुक्ला जी से करनी चाहिए। अभी उसके जो लीगल पक्ष हैं, वकील साहब भी हैं और जज साहब भी हैं हमारे साथ में, तो उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले राजनीतिक पक्ष, अजय जी जैसा मैंने कहा कि लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की जो राजनीतिक कुंडली है उससे कुछ 7.5 ही लगा दिख रहा था, उससे लग रहा है उसका असर कुछ कम होने लगा है। अजय जी, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में एक बात कही, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, कि सेफ जो पिछली अदालतें थी वो सेफ चल रही थी, सेफ अपने आप को करके चल रही थी। ये बड़ी चीज है, सेफ क्यों कर रही थी, किससे कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बेल देने का केस है तो निचली अदालतें किससे अपने आप को बचा रही थी, यानी किसी का डर था ना जी, ये डर था, तभी उससे सेव कर रहे थे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया आज बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया एक अच्छे, और मैं निजी तौर पे भी जानता हूं कि मनीष सिसोदिया एक बड़े सरल और अच्छे व्यक्ति। तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ था जब वो गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि उनके बारे में मेरी धारणा बड़ी अच्छी सदैव रही। तो इसलिए मुझे लगा कि आखिर ये क्या संदेश, लेकिन संदेश साफ। उसके बाद में जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं और इसी तरीके से जब अनिल देशमुख गिरफ्तार होते हैं, अनिल देशमुख को भी मैं निजी तौर पे जानता हूं और हेमंत सोरेन को तब जानता हूं जब वो बच्चे ही थे, एक प्रकार से यूथ थे, और उनके पिताजी उस समय मुख्यमंत्री बने थे। मैं झारखंड में हिंदुस्तान टाइम्स में होता था उस समय जी, मैं उस दौर में उनको भी देखा था। तो मैं ये देख के कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं। देशमुख को मैं देखता था तो मैं कहता था कि मतलब इतना सज्जन नेता होता है, और जब ये सारे लोग अरेस्ट होते हैं एक आश्चर्य होता है निश्चित रूप से। और अजय जी, आप तो ऐसा पहलू आज बता रहे हैं, मुझे लगता है देश के सामने ये पहली बार ये पहलू आया कि ये लोग इतने अच्छे भी होंगे। अभी तक तो जो इन लोगों की इमेज है कि महाभ्रष्टाचारी, कुचाली, कुकर्मी, इस तरह की इमेज है इन लोगों की बना के रखी गई है। देखिए दुर्गेश भाई, तमाम बातें जिसकी जो अपनी होती है, तुलसीदास में लिखा है, रामचरितमानस में जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तैसी, तो कमोवेश वो हो सकता है। लेकिन मैंने बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम लोग जानते हैं, हम लोग व्यक्ति के धवल पक्ष और काले पक्ष दोनों को देखते हैं। जी। दुनिया में जो बाहर से लोग देखते हैं वो एक ही चीज, एक ही पहलू देख पाते हैं। तो जब देखा हुआ हो निजी तौर पे किसी को, तो निश्चित रूप से उस चीज पे मैं जिक्र कर रहा हूं। क्योंकि हेमंत सोरेन को तब मैंने जिक्र किया, 2000 की बात बता रहा हूं, जब हिंदुस्तान टाइम्स लॉन्च हुआ था। मैं पहला सिटी चीफ था रांची का जी। तो उस दौर में मेरे सामने राज्य बना, मेरे सामने मुझे देखने को मिला, उस समय मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी के ही, तो वो दौर था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये साजिशें कब से इतनी ज्यादा शुरू हुई, राजनीतिक लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार करने, जिन पर मैं नहीं कह रहा हूं, अदालतें टिप्पणी कर रही, अदालतें कह रही है मनगढ़ंत केस है। आप देखिए हेमंत सोरेन के मामले में साफ साफ लिखा है जस्टिस ने, 3 दिन उसने जजमेंट इसको बाकायदे रीड करके लिखा है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट आए, ईडी आई इस पर अपील लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो अपने आप में मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि हमने खोलना शुरू कर दिया आपका जी, तो आप परेशान हो जाएंगे।
आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से साजिशें रची जा रही। इसके पहले मैंने और तो तमाम केसेस देखे हैं। और आप एक चीज देखिए, मैं झारखंड के ही एक केस का जिक्र करता हूं। चुनाव चल रहा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों का। उसी समय धीरज प्रसाद साहू के यहाँ आईटी रेड होती है, जी जिनका 125 साल पुराना शराब का व्यवसाय था अंग्रेजों के जमाने से। जी और उनके यहां से 353 करोड़ जो बरामद होने की बात कही जाती है, बहुत कम बरामद हुआ था। मुझे लगता है उससे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि जितने का वो डिक्लेयर करते हैं जी उससे बहुत ज्यादा वो करते हैं, उससे ज्यादा का टैक्स देते हैं। यही वजह है कि अब कोई भी यह नहीं दिखा रहा है कि आखिर वो मामला कहां चला गया जी जी और क्यों नहीं कुछ हुआ। क्योंकि वास्तविकता यही थी कि आप सिर्फ बदनाम करने के लिए, जबरन लोगों को फंसाने के लिए इस तरह के खेल करते हैं। यह बातें अब अदालत में आने लगी, थोड़ी देर लग रही है लेकिन आ रही है। यानी आपकी वह बात कि कुंडली अब सही दिशा में जा रही है, तो सारी चीजें सामने आ रही। लेकिन एक तकलीफ है जी कि जब सुप्रीम कोर्ट यह जजमेंट दे रहा था कि सेव कर रहे हैं, तो मुझे एक सवाल था कि आखिर उमर खालिद को बगैर ट्रायल के 4 साल से बंद किए हुए हैं, जी क्यों बंद किए हुए हैं, बड़ा सवाल है। किससे सेव करना चाह रहे हैं, यह जरूर है। जी जी बड़ा सवाल है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं जज साहब की तरफ जाऊंगा। नकवी साहब, आपने तो तमाम पेचीदे मुकदमे भी सुने हैं, फैसले भी दिए हैं। एक तो अजय शुक्ला जी ने उमर खालिद का प्रश्न उठाया। आज ये उमर खालिद डिबेट का विषय नहीं, लेकिन इसी जो एक लीगल फैसला एक जमानत देने का आया है, और एक चूंकि हम लोग डिस्कशन इसी फैसले पर कर रहे हैं और उसके राजनीतिक पहलू इतर हम देख रहे हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिले ऑफ ट्रायल है, और जैसा भी बांसुरी स्वराज कह रही थी कि इस पर एक तरीके से उनको बेल दी गई है, तो इस पूरे प्रकरण में आपको कहीं लगता है कि क्या वास्तव में जो चीज़ें हैं वो स्टैंड नहीं कर रही थी, ज़बरदस्ती उनको रोका गया था? ये मेरा सवाल है। लेकिन चूंकि हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि अभी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, तो हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जज साहब का जवाब लेंगे हम। दिल्ली का शराब घोटाला क्या राजनीतिक टूल है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और विपक्ष शुरू से इस बात को कहता रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल किया गया, राजनीतिक रूप से इसका प्रयोग किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत में बहुत सारी बातें निचली अदालतों को कही कि सेफ गेम क्या खेल रहे थे। ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया पूर्व जज बी.डी. नकवी साहब से। नकवी सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अगर देखा जाए तो पूरा मसला निचली अदालतों ने अपनी जो उनको निर्णय लेने चाहिए तो उन्होंने नहीं लिया, और उन्होंने एक सेफ गेम खेला। तो क्या इशारा है सुप्रीम कोर्ट का? मुझे याद आ रहा है दुर्गेश जी, एक शेर जो जुडिशियल सिस्टम पे कहा है किसी शायर ने, इंसाफ की भीख कैसे मिलती, कानून शहादतों में गुम था। जी, ये मैंने 30 इयर्स की सर्विस में और आज तक अब तक का जो मेरा सफर है अदालतों का, बेल के पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट का इतना डिटेल जजमेंट आया ही नहीं आज तक। मुझे बड़ी खुशी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना डिटेल जजमेंट दिया, और बेल के जितने एस्पेक्ट हो सकते थे, बेल देने के न देने के, वो सारे एस्पेक्ट हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कवर किए कि डिले है, एविडेंस नहीं है, एविडेंस बहुत बड़ी है, 400-500 जो है वो हमारे सामने एविडेंसेस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं। 1 लाख पन्नों का तो डिजिटल जो था वो एविडेंस है, आप समझ लीजिए इस केस के अंदर। तो ये केस जो है इट विल टेक इयर्स टू डिसाइड। बाहर मनीष सिसोदिया साहब की बेल पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजमेंट आया है, ये हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर जो लोग जेलों में पड़े हैं, जो लोग लंबे समय से ट्रायल को फेस कर रहे हैं, लंबे वक्त से, उनको डेफिनेटली जो है वो रिलीफ मिलेगा। जहां तक उमर खालिद की बात की हमारे अजय शुक्ला जी ने, वो बहुत अच्छी बात की। मैं मेरे जहन में फौरन ये आ रहा था
कि अगर बेल मनीष सिसोदिया को है और जो प्रिंसिपल ले डाउन करे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसके हिसाब से उमर खालिद भी बेल के इंटाइटल्ड हैं, विदाउट एविडेंस, विदाउट एडवांसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो कोर्ट का जो ट्रायल का प्रोसीजर है, हमारे यहाँ प्रोसीजर है, उसको नहीं फॉलो करके आप जेल में डाले हुए हैं। ये बहुत अच्छा जजमेंट है। मैंने सारे जजमेंट को पढ़ा, 8-10 पॉइंट जितने डिस्कस किए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने ऐसा जजमेंट नहीं देखा। मैं ये समझता हूं कि बहरहाल ये सामने मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये बात सही है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के पब्लिक स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को जो जो काम किया था बेटरमेंट का, वो अपने आप में एक मिसाल है। और एक ऐसा आदमी जिसको इस तरह से ताना बाना बुना गया, उसको फंसाने का, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक स्लैप ऑन द फेस ऑफ ईडी और हमारे टीबीआई के सामने है कि ये एजेंसीज इस हद तक गिर गई हैं। देखिए, डेमोक्रेसी चलेगी, कॉन्शियस है, बड़ा कॉन्शियस जागा, जजेस का कॉन्शियस जागा। मैं तो कहता हूँ ये कॉन्शियस बस जागता रहे, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे मुल्क का निजाम अच्छा चलता रहेगा। हम उनमें से हैं कि चीजों को अच्छी तरह देखना चाहते हैं। एक अच्छे सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो कम से कम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को कम से कम एडहेयर करें। और जो सिस्टम में लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो जुडिशरी में लोग हैं और जो पुलिस में जो लोग हैं, उनको कॉन्शियस से काम करना चाहिए, उनको संविधान के मूल्यों को मानना चाहिए। हमारी एक सिटीजन के हिसाब से यही एक्सपेक्टेशन है। और हम जैसे लोग या जो गरीब और लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लड़ने की ताकत नहीं रखते, उनका आप देखिए उनकी कितनी लाचारी है, और वो सिर्फ एक म्यूट स्पेक्टेटर है, उनकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं। ये सब चीजें जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि जजमेंट जो है एक नई उम्मीद पैदा करेगा, और जुडिशियल सिस्टम को जो जजेस है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर, उनको हिम्मत देगा कि वो नहीं डरे और जस्टिस का काम ईमानदारी से, इंटेग्रिटी के साथ करें। हम ऐसा सोचते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सब्जेक्ट पे डिबेट रखी। बड़ा सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, और एक उम्मीद जागी है। जैसे कहते हैं कि रात का अंधेरा खत्म हुआ, सुबह हुई, और सुबह के उम्मीद की किरण आई, जिसने एक जीने की नई राह दी। तो इस तरह के ये जजमेंट है। जितने एस्पेक्ट है वो बहुत डिस्कस करे गए, आपने भी स्टडी करे हुए, मैंने भी देखे, सबको पढ़ना चाहिए। जो जुडिशियल सिस्टम से लोग लगे हुए हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सबको भी बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और डिले, एविडेंस का ना होना, चीजों का ये तो बाद में तय होगा ट्रायल का। इसके बारे में हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है कि उसके अंदर, क्योंकि हमने वो फाइल देखी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उससे ही लगता है कि एविडेंस की बहुत कमी थी। और बाहर जो जजमेंट हो गया, ट्रायल अच्छा होगा और लोगों को भी इंसाफ मिलेगा, लोगों को आजादी मिलेगी। कोई फ्रीडम, हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक फंडामेंटल राइट है। बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पैरा में कि हर दिन का आजादी है, वो अपने ऑफिस में न जाएं, ये बात कही गई नहीं साहब, वो डिप्टी सीएम का ऑफिस न दें। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, हर दिन एक आजादी है, उस पर हम कोई चेक नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीजें थी और सारे सवाल पैदा हुए, उनके जवाब मिलेंगे, और हमें उम्मीद है कि सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत अच्छी तरीके से इस डिसीजन को आपने दर्शकों तक भी पहुंचाया। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, लगातार आप बने रहिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित मौजूद हैं। तनुज जी, जज साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को बताया, बहुत सारी जो अन्य केसेस हैं, जैसे उमर खालिद का केस है, अरविंद केजरीवाल का केस है, तो इस फैसले के बाद जो बहुत सारे लोग इस देश में जमानत की प्रतीक्षा में हैं, अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं, जो सक्षम नहीं हैं, क्या उनको कोई रोशनी दिखती है इस फैसले में? निश्चित रूप से क्या होता है, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट के कोई अच्छे जजमेंट्स आते हैं तो उनके ऑर्डर की कॉपी को एक रेफरेंस के रूप में केस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा। तो निश्चित रूप से ये जो फैसला आया है, काफी सारे इस तरीके के मामलों में गिरफ्तार हुए देश भर के जो भी इस तरीके के लोग हैं, उनको पूर्ण फायदा पहुंचेगा और जमानत में उनको भी लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन दुर्गेन जी, वहीं हम आज मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो जमानत है 17 महीनों के बाद मिली है। आखिर शराब नीति का मामला क्या था? वो मामला ये था कि कोविड टाइम में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी टैक्स के अंदर, जो कि एक नीति के विरुद्ध थी। 3 प्रमुख बिंदु थे इस पूरे आरोप के ऊपर, जो सीबीआई और इन्होंने भी बाद में उठाए। दूसरा मुख्य बात ये थी कि एक लाइसेंस धारक कंपनी को 30 करोड़ रुपए लौटा दिए गए थे।
और तीसरा मुख्य बिंदु ये था, कोई अमित अरोड़ा करके उनसे 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की रिश्वत की एक ली गई, ऐसा एक आरोप था। ये तीनों आरोप जो है सीबीआई सबूत इकट्ठा करने के बावजूद भी कोई जब्ती नहीं कर पाई, किसी तरीके का कैश कहीं प्राप्त नहीं हुआ, कोई जब्ती में कोई विशेष सबूत, ठोस सबूत नहीं मिले। हाँ, लेकिन सीबीआई ने 493 के आसपास गवाह जो है इस केस के अंदर है इस समय में, और 493 गवाह अपने आप में बहुत बड़े एक स्टेटस होता है, बहुत लंबी गवाही, बहुत लंबी प्रोसीडिंग चलने की उम्मीद रहती है। और यही दलील आज जो है उनके वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी कि इतने सारे गवाह होने के बाद में उसकी जो ट्रायल है, जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, 17 महीनों की गिरफ्तारी के बाद में ट्रायल जो है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो इतनी लंबी गवाही के साथ तो जेल के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से जो है जमानत की एक उसमें गुहार भी थी और वो आज दी भी गई है। और ये 7th बेल एप्लीकेशन थी इनकी। इसके पहले, सबसे पहले अगर हम आपको बता दें, मार्च में लास्ट ईयर इनकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, तो सबसे पहले इन्होंने जो है अप्रैल से 28 अप्रैल को फर्स्ट बेल एप्लीकेशन फाइल करी थी, फिर सॉरी 31 मार्च को करी थी, फिर 28 अप्रैल हाँ, को करी। वो सारी फिर उसके चीजें बाद हैं, में वो मई सारी में चीजें हैं करी। वकील साहब, हम लोग चला भी रहे हैं उनको। हम जरा इसके इम्पैक्ट पर अगर बात करें, रेफरेंसेस तो हम लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं कि कब कब क्या हुआ। हम इसी पर बात कर रहे हैं कि भाई चीज़ें कैसे हैं, क्या जो ईडी या सीबीआई का जो लीगल पक्ष था, या जो उनके वकील थे, या जो उनके सरकारी वकील हैं, क्या वो इस बार सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए कि इस आदमी को बिल्कुल अंदर ही रहना चाहिए, जो 17 महीने से लगातार कन्विंस करते रहे हैं? तनुज दीक्षित। देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें इस मामले के अंदर जो एक लूप होल था वो ये था कि 17 महीने शुरू होने की मतलब पूर्ण होने के बावजूद भी ट्रायल की शुरुआत नहीं हो पाई थी। तो जब आप 17 महीने में ट्रायल स्टार्ट नहीं कर पाए और आप नेक्स्ट जुलाई तक का समय और चाह रहे थे, तो इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि आप जुलाई तक भी स्टार्ट कर पाए। और इस तरह की बातें जो होती हैं वो आधार रहित होती हैं। जो काम आप 17 महीने में नहीं कर सके, उसके लिए और 8 महीने का समय, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी जो कमजोरी है एक ट्रायल शुरू करवाने के लिए, जो ठोस सबूतों के जो आधार की जरूरत है वो आप पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए आप चार्जशीट के अंदर में वो मुझे नहीं लगता है कि पूरी हुई थी, और इसलिए ट्रायल की शुरुआत नहीं हो सकी इसके अंदर। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अनीस अंसारी की तरफ रुख करूंगा। अनीस जी, जैसा अभी विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को कहा कि भाई 17 महीने से आप जेल में डाले हुए हैं, 418 गवाह हैं, उसके अतिरिक्त आप अभी 8 महीने का वक्त और मांग रहे हैं। 8 महीने, यानी अगली जुलाई तक सिसोदिया साहब को अंदर ही रहने दो। भाई ये तो बिल्कुल ऐसी तैसी करने वाला है ना सिस्टम को, कि आप बिल्कुल तुले हुए हैं कि विपक्ष को जेल में डालकर कुचल दो। अनीस अंसारी, नहीं है कि विपक्ष को जेल में डाल के कुचल दो। ईडी, सीबीआई ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इनको अपना काम करना होता है, सरकार को अपना काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि वो विपक्षी दल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, या पक्ष के हैं कोई तो उन पर नहीं होगी। देखिए, 17 महीने से जेल में थे, ये बात सही है। ट्रायल पर नहीं आ पाया अभी तक, ये भी सही है। जो अभी अधिवक्ता महोदय ने जो कहा, बात सही है बिल्कुल। किसकी जिम्मेदारी है ट्रायल पर लाना? किसकी जिम्मेदारी है? या लोगों को जेल में डालकर सड़ाते रहेंगे आप लोग? किसकी जिम्मेदारी है भाई? हम जेल में डाल के सड़ाते रहेंगे, मैं वही बताने जा रहा हूँ। व्यवस्था आप है ना, आप कोर्ट नहीं है, आप ईडी सीबीआई नहीं है, लेकिन आप सिस्टम तो आप ही चलाते हैं ना। वही कहने जा रहा हूँ, हम कोर्ट नहीं है, हम न्यायालय नहीं है, हम अपना पक्ष रख सकते हैं। बाकी जो आप लटकाते रहिए, जैसे पुलिस रोज एक लेकर आ जाती है सुर्रा कि भाई साहब ये बड़ा गंभीर आदमी है, इससे 3 बरामदगी और करनी है। फिर जब 3 महीने जेल में रहा, फिर एक लेकर आ गए कि भाई ये 3 बरामदगी और करनी। आप डालते रहिए, 20 सालों तक जेल में डालिए। मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि देखिए, जेल से बेल मिली है, अभी जेल से बेल मिली है। जब ट्रायल होगा, जो कुछ भी होगा सबके सामने होगा, और ये भी आप सभी के सामने, पूरा देश इस चैनल को देख रहा है। तो मुझे गोवा चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ वो यहीं से हुआ था। सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं, सब कुछ सबको पता है भाई। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अभी वकील साहब ने भी कहा कि एक भी जब्ती और बरामदगी नहीं है मनीष सिसोदिया के, ना घर से, ना खाते से, ना गांव से, ना कहीं से भी। खोद डाला आप लोगों ने, गांव भी खोद डाला, घर भी खोद डाला, नहीं मिला। मतलब आप लोगों, मतलब एजेंसियों ने नहीं। मेरा कहना है कि अभी बरी तो नहीं कर दिया, रिहा नहीं कर दिया। ये पहले अभी जमानत से पहले आप लोग कहा करते थे। सुनिए अनीस अंसारी, सुन लीजिए। जमानत से पहले अभी आप कहा करते थे, जब तक संजय सिंह की जमानत नहीं हुई, बीजेपी के सारे प्रवक्ता कहते थे कि अगर भाई इतने ही निर्दोष लोग हैं तो सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं देता।
अब जमानत देना शुरू किया तो नया सुर्रा लेकर आए कि बरी तो नहीं हो गए। अरे भाई, अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया होगा तो बरी भी हो जाएंगे, और गुनाह किया होगा जेल जाएंगे। लेकिन कोई सिस्टम है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अनंत काल तक आप किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं। निचली अदालतों को भी आईना दिखाया कि आप हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, दीजिए जमानत। जेल पे आए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। मैं फिर कहूंगा इस बात को, ये तो कड़वी सच्चाई है, इसमें नो डाउट नहीं, रिहा तो हो गए हैं, वो रिहा हो गए हैं, बरी नहीं हुए। हाँ, बरी नहीं हुए, रिहा हो गए हैं, बरी नहीं हुए हैं। मेरा ये दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये 2004 सन 2004 से 2014 तक देखिए 112 जगह ईडी और सीबीआई की रेड हुई थी। उस समय पर 80 कांग्रेस के नेता इस रेड की जद में आए थे, और उसमें लगभग 6 नेता एनडीए के भी थे जो इस रेड की जद में आए थे। ये मैं आपको आप अच्छा, वो सरकार किसकी थी उस समय? सरकार किसकी थी? मैं वो चीज बताने जा रहा हूं कि ईडी और सीबीआई अगर हमारी सरकार है तो वो हमारे द्वारा काम कर रही है। उन लोगों की जब सरकार हुआ करती थी, विपक्षी सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, उस समय ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती थी। हमारे साथ रह के सीबीआई हमारा काम भाई कर रही उस है, वक्त किसके ED ज्यादा हमारा नेता काम कर रही है। किसके ये ज्यादा आरोप नेताओं पर लगाना कार्रवाई है हुई कि थी? ये लोग- आप ही इन कह रहे हैं कि लोगों का कांग्रेस काम के है, नेताओं ED पर कार्रवाई हुई गठबंधन थी। वालों का, खास सुनिए तौर पे- महाराज, सुनिए। उस वक्त आप भी कह रहे हैं कि उस वक्त ईडी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई की थी। आज बताओ कितने भाजपा नेता अंदर गए? प्रफुल्ल पटेल जो आपके गठबंधन में शामिल हुए, क्लीन चिट, संपत्ति वापस। छगन भुजबल रिलैक्स। सबसे बड़े जो नेता हैं पवार, अजीत पवार रिलैक्स। कितने लोग रिलैक्सेशन आप लोग दे रहे हैं, कार्रवाई कहां कर रहे हैं? पूरी डिटेल बता तो रहा हूं मैं आपको। हमारी पार्टी की, हमारी सरकार में भी काफी लोग इस जद में आए हैं। नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, एक भी आदमी नहीं बता पाओगे नहीं संसारी। मैं कह रहा हूं, बहुत अदब के साथ में कह रहा हूं, मजबूरी है आपको यही कहना है। आम आदमी पार्टी के नेता को ले लेता हूं, राकेश कुमार। ये कह रहे हैं कि भाई वो बहुत निष्पक्ष संता है और मनीष सिसोदिया भी बरी नहीं हुए हैं, उन्होंने क्राइम किया है, अदालत उनको सजा सुनाएगी। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जो नारे लगवा रहे हैं जेल के ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया छूट गए, और आगे ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। इन नारों से काम चलेगा नहीं अब। ये भाजपा का जो है, भाजपा का मामला सीधा सा है, तो चाहते हैं कि सिसोदिया जी जेल में ही रहे। जांच के नाम पर ये जेल में ही रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, कम से कम उससे तो इनको आंखें होनी चाहिए ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा जजमेंट दिया है। और तमाम हमारे साथी अंसारी जी को छोड़कर सभी लोग जो है उस जजमेंट की तारीफ कर रहे हैं। हमारे नकवी एक तस्वीर दिखा देते हैं मनीष सिसोदिया। आपको रोक रहा हूं राकेश कुमार, एक तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं, उस तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए। बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है, और सिसोदिया का चेहरा बता रहा है कि 7.5 जो शनिचर चढ़ा हुआ था उससे थोड़ी राहत उन्हें मिल रही है। जैसा भी अजय जी ने कहा कि कुंडली में, राजनीतिक कुंडली में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, ग्रह नक्षत्र कुछ इधर उधर खिसके हैं आम आदमी पार्टी के, उनके नेताओं के। इस तस्वीरें सीधी तस्वीरें हैं, घर जा रहे हैं, केजरीवाल के घर जा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। वापस चर्चा में आते हैं। राकेश कुमार जी कंटिन्यू करिए। एक ही मकसद है कि झूठे आरोप लगाओ और जेल में डालो, और उसको लंबा चलाते रहो। अभी पार्लियामेंट का चुनाव है, उसके लिए उन्होंने किया। उसके बाद अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए सब किया। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। उनका मतलब ये भी क्या है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों को झूठे आरोप लगाओ और जेल में डालो, इन्हें बदनाम करो। इनकी दिल्ली सरकार को इतना बदनाम कर दो कि पार्टी खत्म हो जाए, टूट जाए। तो एक राजनीतिक तौर पर एक बदले की भावना से काम लिया जा रहा है। जिस तरीके से अंग्रेज लोग जो आपने देखा हुआ, अंग्रेजों के जमाने में भी जो लोग उनसे समझौता नहीं करते थे उनको वो जेल में डाल दिया करते थे। तो उसी तरह का जो है सरकार, हमारी मोदी सरकार एक तानाशाह की सरकार है। वो नहीं, उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर अच्छी सरकार चल रही है। हमारे सब कुछ दिल्ली के अंदर अच्छा चल रहा था, दिल्ली के अंदर एक अच्छा मैंडेट लोगों ने दिया, लेकिन ये मोदी सरकार को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मोदी जी दिल्ली सरकार को, दिल्ली में जीत नहीं पा रहे राकेश जी वो हैं। करें, स्वतंत्र संस्था है, मोदी जी क्या करें? अगर भ्रष्टाचार कोई करेगा तो स्वतंत्र संस्था शिकंजा पकड़ेगी, संस्था स्वतंत्र है, मोदी जी थोड़ी कंट्रोल करते हैं, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। आज की डेट में तो हर यही कहेगा कि ईडी और सीबीआई जो है आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की शाखाएं हो गई है।
भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं हो गई हैं। आप सिर्फ लोग नैरेटिव विपक्ष को बनाते हो, टारगेट किया जा रहा कितनी है, ईमानदारी से ये विपक्ष को संस्थाएं काम टारगेट कर किया रही जा रहा हैं, है। आप लोग नैरेटिव जी, बनाते हो। जी, आप देखिए होगा बॉम्बे में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के अंदर शिंदे जी उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़ा गया। इसके बाद शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा गया, जिनके तो ऊपर इन्होंने लोग भाग भ्रष्टाचार गए के खुद ही, खिलाफ तो आरोप उसमें लगाए। ईडी सीबीआई कहाँ आ गई जिनके भाई? खिलाफ लोग इन्होंने भाग गए। वो जब इनकी पार्टी में आ गए तो कहते हैं ना, मोदी वॉशिंग पाउडर से ऐसे धुल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सारे पाप धुल गए। आप तो लोग मोदी भी सरकार आप लोग भी मोदी नए नए सरकार- स्लोगन लाते हो। मैं एक बार एक छोटा सा जवाब ले लेता हूँ अनीस अंसारी। अनीस अंसारी, कहना है कि मोदी सरकार का सिर्फ मकसद ये है कि झूठे आरोप लगाओ भ्रष्टाचार के और जेल में डालो। ठीक है अनीस अंसारी, ठीक है राकेश जी। अनीस अंसारी, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये जो ईडी सीबीआई या जो इस तरीके का शराब घोटाला वाला मसला है, आप राजनीतिक हथियार के रूप में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है आप लोगों ने, और अभी लगातार कर रहे हैं वो। दुर्गेश जी, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी प्रवक्ता की एक बात का जवाब दे दूं, बस 30 सेकंड के अंदर जी। मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि इनका जो इंडी गठबंधन है, गठबंधन की सरकार, ये तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं आम आदमी पार्टी का आयोग। कांग्रेस ने 1948 में जो प्रधानमंत्री बनाए थे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सर जरा सी बात है लेकिन है बहुत नेहरू पे आ गए। समय थोड़ा बिना नेहरू के आप लोगों का मुझे लगता है दिन ही नहीं शुरू होता है। सुबह सुबह नेहरू 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 शुरू हो जाते हो। अरे भाई नेहरू से उभरो भाई, कृपा करो इस देश की जनता पे। नहीं बोले दीजिए अनीस अंसारी, बोलिए अनीस अंसारी जी। उस समय पर सुल्तानपुरी, विश्व विख्यात है मजरू सुल्तानपुरी ने कलम से एक जगह ये लिख दिया कि हिटलरी सरकार महसूस होती है। इस बात को 2 साल जेल में भेजा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप लोग दिन दहाड़े हिटलर बताते हो, हिटलर सरकार बताते हो। रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है आपने? रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है? राज्यसभा में रामधारी सिंह दिनकर ने, जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे राज्यसभा में, जवाहरलाल नेहरू की बखिया उधेड़ दी, धुलाई कर दी। क्या वो जेल गए थे क्या? नहीं, मैं बताता रहा हूँ, मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल क्यों भेजा गया? 2 साल जेल रहे वो। अब आपको मजरू साहब की भी याद आ गई, मतलब तो अपने सबको गजब है भाई, गजब। राघवेंद्र सिंह राजू, ठीक है, आ गई बात, आ गई। राघवेंद्र सिंह राजू भी मुस्कुरा रहे हैं। राघवेंद्र सिंह राजू, ये जो एजेंसियों का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सारी इस जमानत देते हुए बहुत सारे पहलुओं पर बात की है। जमानत के पहलुओं पर बात की कि नेताओं को, प्रमुख व्यक्तियों को जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा सामाजिक तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, छात्र नेताओं को, तो आप जेल में डाल देंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन अदालतों को भी झकझोरा है जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से दाएं बाएं करती हैं, बचती हैं अपने कर्तव्य में। तो क्या पॉलिटिकल टूल ऐसा ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया, चुनाव नष्ट कर दिया, केजरीवाल जी की पार्टी खत्म करी, तो क्या राजनीतिक इस्तेमाल होता है क्या राघवेंद्र सिंह राजू? ये दुर्गेन जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि आप लगातार देख रहे हैं कि एजेंसियों की जो उनकी स्वच्छता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और आप जिस तरीके से ट्रायल, जब भी हमारे अजय कुमार शुक्ल जी कह रहे थे कि नीचे की अदालतें, निचली अदालतों से लेके हाई कोर्ट, और आखिरकार क्यों संज्ञान लेना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट को। जस्टिस जो है केवी विश्वनाथन जी ने 6 अगस्त को जब फैसला सुरक्षित किया था तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, इसमें क्या दलीलें होंगी। और आज भी आपने अगर देखा हो कि जब बार बार उनके जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवी जो है राजू बार बार कह रहे थे नहीं साहब, इनको सचिवालय जाने से रोक दिया जाए। वो ठीक है कि वो सोमवार को, गुरुवार को थाने में जाएंगे, हाजिरी लगाएंगे और 10-10 लाख का पासपोर्ट उनका जब्त रहेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इतना बड़ा नेता है, मुझे नहीं लगता कि जो है जिस देश से भाग जाएगा। उसकी ईमानदारी पर आप जो है वो उठा रहे हैं। और सचिवालय जाने वाले मामले पर तुरंत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसकी बात को माना नहीं एवी जनरल की। उस पर कहने का तात्पर्य यह है कि कब तक जुल्म करेगा। ये छात्र राजनीति में बड़े नारे लगते थे कि कब तक जुल्म करेगा सत्ता के अधिकारों का, और जर्रा जर्रा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों का। जो परिवर्तन आपने देखा हो कि चुनाव में भी चुनाव आयोग जैसा संस्था जो निष्पक्ष होना चाहिए था, और आज तक वो हम देख रहे हैं रोजाना कुछ ना कुछ उसके वो आते रहते हैं, आप लोग डिबेट करते रहते हैं दुर्गन जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे भाई 114 केस ऐसे ऐसे दर्ज हुए।
अरे भाई 2014 से लेके अभी तक 7,000 छापे मारे गए ईडी ने और 5,000 केस दर्ज किए गए और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में भी 1,800 केस है। कहने का तात्पर्य है चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, महाराष्ट्र एनसीपी के 11 नेता हो, शिवसेना के 8 नेता हो, इसके बाद तमाम टीएमसी के 19 नेता हो और तमाम जो लंबी फहरिस्त है दुर्गेन जी। और आपने देखा अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कहा भी था धीरज साहू वाला मामला कि चुनाव के अन वक्त में वो मामला आया और इसके बाद आपने देखा कन्नौज का भी मामला था। आखिरकार ये तमाम चीजों में चार्जशीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि जहां तक नेताओं की चार्जशीट की बात है, एमपी एमएलए और जो बहुत वीआईपी पर्सन है, इनके मामले में चार्जशीट में इतनी देरी और ट्रायल में इतनी देरी क्यों? आम व्यक्ति तो ठीक है, जो भी है, आम व्यक्ति को तो आपको लग रहा है देश की अदालतों में लगातार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बराबर कह रहे हैं चंद्रचूड़ जी कि भाई न्याय जल्दी और सब लोगों को सुनना चाहिए। तमाम उन्होंने न्यायालय को बताया कि छुट्टियां अगर आप कोई ले रहे हैं तो अगले उसमें सुने। अभी जैसे कल 16 अगस्त की छुट्टी है तो 31 अगस्त को कोर्ट लगातार चलेगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो न्यायपालिका दे रही है, निश्चित तौर पर दुर्गेन जी आपने देखा होगा कि 26 फरवरी को जिस तरीके से पिछली साल में इनको मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था, मनीष सिसोदिया जी के बारे में जहां तक दिल्ली के लोगों के बीच उनकी छवि है और मैं समझता हूं आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर के अगर आप सोचेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं समझता हूं कि उन्होंने जो भी चीजों का संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि भाई 400 से ज्यादा कितने समय लगेगा आपको आप ही बता रहे हैं कि अभी 8 महीने और लगेंगे। तो मैं समझता हूं कि और भी जो लोग जेल में बंद हैं, मैं समझता हूं अभी हमारे जस्टिस साहब भी बता रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोई चुनाव ध्यान में रख के फैसला नहीं देता, उसको सारी चीजें जो ऑथेंटिक चीजें होती है उस पर फैसला देता है। लेकिन हाँ, ये फैसला रिफ्लेक्ट करेगा, ये मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना रिफ्लेक्ट करेगा। रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ ईडी का एक अफसर, आप देखिए 20 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गया। तो ये तमाम चीजों के जो संज्ञान है, क्या मैटर है, क्यों इतना लंबा कोर्ट के उसमें बढ़ाया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर के आज के निर्णय से तो मैं मानता हूं कि मनीष सिसोदिया का परिवार, उनकी पत्नी बहुत बीमार चल रही थी और उनका पूरा परिवार जो बहुत अपने को मानता था मैं बहुत ईमानदार हूं, कई लोग मैं जानता हूं उनके लोगों को, तो वो निश्चित तौर पर तमाम चीजें उन्होंने ऐसी की हैं कि जो निश्चित तौर पर दिल्ली के जनता के साथ में और देश के मानचेस्टर पर मैं समझता हूं उनकी राजनीति में एक अच्छी छवि है। और यही बात अजय कुमार शुक्ला जी ने भी कही थी कि निश्चित तौर पर उन्होंने दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में एक अच्छा काम किया था। अब ये बात अलग है कि राजनीति में क्या स्थितियां थी और ईडी ने और सीबीआई ने जिस तरीके से 2,873 करोड़ कहा कि नहीं साहब इतना जो है लॉसेस है जो बनाया गया जो है, और जिस तरीके से एलजी साहब ने अनुमति दी और हमारे मित्र कह रहे थे तनुज जी कि भाई 144.36 करोड़ रुपया कैसे उन्होंने जो है उसका ईडी कोरोना के दौरान जो है माफ कर दिया और 30 करोड़ रुपए उनका किसी का ये आरोप है, वकील साहब आरोपी बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात दुर्गेन जी थी कि ये सारे लोग जो इसमें ईडी में आ रहे हैं, इसमें आप ज्यादातर आप ही कह रहे हैं, हेमंत बिस्वा का आपने उदाहरण दिया, तमाम लोगों को दिया, जब उनको लिया गया तो चुनाव चल रहा था। वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत मजबूत है, हो सकता है कि आने वाले समय में उस वॉशिंग मशीन ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, हम तो कह रहे हैं विपक्ष भी एक वॉशिंग मशीन लगा ले और अपने लोगों को धो डाले, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष में भ्रष्टाचार ज्यादा है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। राकेश जी जल्दी से। हूँ कि इनका बस नहीं चल रहा, जिस तरीके से यूपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है, ये हमारे सिसोदिया जी के और केजरीवाल जी के घरों पे भी बुलडोजर चलवा दें, ये बस उसी थोड़ा बहुत कमी यही इनको के बाद ठीक है जेल भेजने के बाद पे कल भी बुलडोजर चलता था, आज भी चल रहा है, ये तानाशाहों की सरकार और आगे भी चलेगा। माफियाओं पे, गुंडों पे चलेगा, अंदर ना अपील है ना दलील है, चलेगा। चलिए ठीक है, अब ज्यादा वक्त नहीं है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं नकवी साहब के पास जाऊंगा। नकवी साहब, कुल मिलाकर ठीक है, दोनों लोगों की बातें आ गई। राकेश जी, अनीश जी, प्लीज अनीश जी, बहुत बेहतरीन चर्चा हो रही है, इसमें मुझे लगता है कि कोई डिरेल करने की जरूरत नहीं है, आराम से चलिए, फैक्ट पे चिंता करने की जरूरत है। और देश हम सबसे बड़ा है, देश की तरफ हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई पक्ष विपक्ष अलग है, लेकिन सब हम लोग एक साथ
देश को आगे ले जाएं, ये अच्छी बात है। मैं पूर्व जज BD नकवी के पास जाऊंगा, एक 20 सेकंड की टिप्पणी। जज साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग, क्या इस पर कोई कोर्ट की तरफ से कभी कोई स्वतः संज्ञान आगे लिए जाने की उम्मीद है? क्योंकि सारी चीज़ें अब एक एक करके, जैसे अजय जी ने कहा कि चीज़ें खुल रही हैं, सामने आ रही हैं, क्या विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि दुर्गेश जी, आपने बड़ा किया, बड़ा जटिल सवाल कर दिया कि आखिर चेक कैसे हो। जो एजेंसीज है वो गवर्नमेंट के पेरोल पे हो गई हैं, गवर्नमेंट के डायरेक्शन में हो गई हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ये जरूरी है कि लोग अपनी ड्यूटी को समझें। ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी, बस ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी है। जो लोग IAS हैं, जो लोग सर्विसेज में हैं, जो कहीं भी काम करते हैं किसी भी संस्था में, उनको अपनी ड्यूटी समझना चाहिए और कॉन्शियस के साथ चलना चाहिए। वो बिल्कुल स्टेट के डायरेक्टिव पर हो जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो चीज गलत हो रही है। तो डेमोक्रेसी में हर आदमी के एक फ्रीडम है, एक एरिया है, वो उतनी देर उस एरिया में वो स्वतंत्र है। तो वो जो फ्रीडम है वो उसको खुद तय करेगा कि मुझे किस सीमा में रहकर काम करना है। अपनी सीमा को खुद तय करना पड़ता है। जज को अपनी सीमा को तय करना है, पुलिस ऑफिसर को अपनी सीमा को तय करना है, एक डॉक्टर को अपनी सीमा को तय करना है। तो ये सीमा कैसे तय होगी, ये खुद करना है। शुक्रिया। डेमोक्रेसी को कोई एक शुक्रिया। एक अंतिम टिप्पणी के लिए मैं अजय शुक्ला जी के पास जाऊंगा। अजय शुक्ला जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी, चल रही है लगता है। एक चीज कहना चाहूंगा कि अनीस, मैं पंडित नेहरू का एक किस्सा बताता हूं, चूंकि मैं उस अखबार में नौकरी किया हूं विभिन्न पदों पे। तो हिंदुस्तान टाइम्स में ही शंकर साहब कार्टूनिस्ट होते थे जी, उनके कार्टून के कोने का उद्घाटन करना था जी। तो पंडित जी ने एक शर्त पे कहा करेंगे कि मुझे भी नहीं बख्शोगे। और फिर आपको बताएं जी, एक मुद्दे को, विदेश नीति के मुद्दे को लेके उन्होंने पंडित जी को गधा बना के छापा। उस दौर में यह इतना बड़ी बात थी कि कुछ कहना नहीं, जब हर कोई पंडित जी के आगे झुका रहता था जी। पंडित जी ने फोन किया, खुद फोन किया, PA से नहीं कराया, फोन किया, क्योंकि जानते थे पत्रकारों के पास कोई फोन तो होते नहीं, जब ऑफिस पहुंचेंगे तभी मिलेगा। तो ऑफिस के नंबर पे किया। ऑफिस में जब उनसे बात हुई और बताया कि मैं नेहरू बोल रहा हूं, तो वो बेचारे घबरा गए, क्योंकि अखबार का मालिक जो बिरला थे वो तो उनके बहुत खास दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि अरे अब मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा क्या इस गधे के साथ एक कॉफी पीना पसंद करेंगे? और उसके बाद उन्हें बुलाया, कॉफी पिलाया और कहा रेगुलर मेरी कमियां यदि आपको लगे छापिएगा, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि क्यों आपको मैं गधा लगा, जिससे मैं वो सुधार कर सकूं। बहुत शुक्रिया। 48 में मजरू सुल्तानपुरी को जेल क्यों भेजा? मैं यही कह रहा हूं कि किसने भेजा। आप लोग पता नहीं कौन से उसको पढ़ते हैं, आपका ज्ञान कहां से आता है, मेरी समझ में नहीं आता है। इससे ज्यादा मुझे शर्मनाक और कुछ नहीं लगता है। जी जज साहब कुछ कहना चाह रहे। PHU के अंदर रेप विक्टिम के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। अगर शुक्रिया। अब इस पर अलग से चर्चा करेंगे, चूंकि हमारे सहयोगी करेंगे, खत्म करिए। तो बहुत माफी के साथ में मैं कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, अनीस अंसारी जी, अजय शुक्ला जी, राघवेंद्र राजू, तनुज दीक्षित, BD नकवी साहब और तमाम वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। बड़ा सवाल यही है कि मनीष सिसोदिया के जमानत के देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो आंखें खोली हैं, निचली अदालतों की जो आंखें खोली हैं सिस्टम की, तंत्र की, मुझे लगता है कि सभी को अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए ताकि अन्याय ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।